मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक रहा, लेकिन राजनीति मेरे स्वभाव में नहीं रही। मुझे कई बार लगा कि राजनीतिक लोग अपनी चकाचौंध और अपने एक स्टेटस के कारण अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सत्ता में लगातार हैं। कई सीटें हैं जो हम नहीं जीते, कई पोलिंग है जो हम नहीं जीते, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी हम नहीं हैं, कई समाज ऐसे हैं जो शायद हमारे दिल से दूर हैं। तो ये सबको भी नज़दीक लाना हमारा काम होना चाहिए। पार्टी में अनुशासन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मामले में एक सी कार्रवाई। जैसे हमारे शरीर के साथ छाया दिखती है और जब हम हट जाते हैं तो छाया भी उतनी तेज़ी से चली जाती है, वैसे ही हम जिस दिन उस दायित्व से हटेंगे उतनी ही जल्दी समर्थक भी छाया की तरह चले जाएंगे। और इसलिए जब तक हो उसका निर्वाह करो, जब नहीं हो तो उसको भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इस बात की नहीं है कि हमारे पास कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है या जनता में स्वीकार्यता नहीं है, बल्कि उस स्वीकार्यता को लगातार बनाए रखना और सफलता लगातार मिले उसका प्रयास करना। मैं समझता हूँ ये चुनौती और भी बड़ी है। चुनौतियाँ तो हमेशा बनी रहती हैं, चुनौतियों को खोजना और उन चुनौतियों से आगे बढ़ना ही हमारा काम होना चाहिए। मैंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दोनों से आग्रह भी किया, अध्यक्ष के नाते आदेश भी दिया, कोशिश भी की कि दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के घर जाए। और मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को तुरंत माना। सरकार ने 2 साल में बहुत अच्छा काम किया। कई बार हम उपलब्धियों को नीचे नहीं ले जा पाते। सरकार की हर उपलब्धि, सरकार के हर काम को हम आम जनता कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएं। जैसे हम सलमान से, अमिताभ से मिलते हैं तो हमें उनकी पर्सनालिटी 2 घंटे इम्प्रेस करती है, लेकिन जब हम लगातार किसी से मिलते हैं तो जो इंटरनल पर्सनालिटी है वही हमें इम्प्रेस करे। और इसलिए आप लुक पे जाओगे, आप फेस पे जाओगे तो हो सकता है आपको 1 घंटे बाद लगे कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। अगर आप विचारों से, अपने कामों से मजबूत रहोगे तो आपको कभी भी किसी तरह की इंटरव्यू के पहले किसी तरह के अपने को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जनता के बीच में जब 2028 में जाए तो 2023 से बेटर हमने क्या किया उन बातों को लेके जाएं। सरकार और संगठन के समन्वय के साथ जाएं, संगठन का कार्यकर्ता के साथ समन्वय रहे और कार्यकर्ता का आम जन के साथ समन्वय रहे। ये सब चीज़ें अगर ठीक रहेगी तो 2028 में हमारे को चुनौती अवसर बन के आएगी। नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं शरद द्विवेदी। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वो सिर्फ सीनियर लीडर ही नहीं हैं बल्कि संगठन के एक शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं है। और शिल्पकार भी ऐसे हैं, शिल्पकार यानी एक किसी गढ़ी हुई या अनगढ़ चीज़ को और ज़्यादा शेपअप करके उसको और ज़्यादा प्रभावी, धारदार बनाना। तो और उनके व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो बहुत सहज, सरल परंपरा से, उनके पिताजी भी इसी परंपरा को निर्वाह करने वाले एक मूर्धन्य प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के पहचाने गए। और वो भी कोई टैंट्रम्स पसंद नहीं करते हैं कि कहीं कोई एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड हो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। एकदम शांति से, जनप्रतिनिधि होने के बाद भी कभी गार्ड्स उनके साथ आप नहीं देखेंगे, उनकी गाड़ी पर आप पदनाम लिखा हुआ नहीं देखेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अच्छी बात जो होती है कि आप ऊपर एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखते हैं उसको, आपको मालूम है कि आप जिस दायित्व को निभा रहे हैं आपको इसके साथ चलना है। आप उस व्यवहार के साथ एक भीतर ऐसा भी पक्ष रखते हैं जो अनुशासन और संगठनात्मक गतिविधियों को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है।
कुछ अगर आपको अंदाज़ा लगा हो, मैंने भूमिका तो अच्छी खासी खींची है। जी हाँ, हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत विजय खंडेलवाल जी। विजय खंडेलवाल जी उनके पिताजी, बहुत दिग्गज और मूर्धन्य नेता। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार शरद जी। हेमंत जी, आपके पर्सनैलिटी की तरफ मैं आऊँ तो चीज़ें आप जैसे कहते हैं बीजेपी विद डिफरेंस, तो लीडर विद डिफरेंस भी होता है। आपके यहाँ भी परंपरा से हमने कई, मोदी जी बिल्कुल लीडर विद डिफरेंस है, एक डिसिप्लिन तरीका। अटल जी अलग लीडर विद डिफरेंस थे, आडवाणी जी अलग लीडर विद डिफरेंस थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी एक लीडर विद डिफरेंस है। ये जो आपका स्वभाव का हिस्सा है, इसके बीज कहाँ पड़े कि गाड़ी पर लिखना नहीं है, ये नहीं है कि गार्ड्स लेके चलना है। ये चीज़ें मैं नहीं कहता बहुत कठिन है, लेकिन आसान भी नहीं है। कहाँ से इसका बीजारोपण कहाँ से हुआ? देखिए साहब, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक रहा, लेकिन राजनीति मेरे स्वभाव में नहीं रही। मैं जब पहली बार पिता के नहीं रहने पे, मुझे ना चाहने पे भी चुनाव लड़ना पड़ा, तो उसके बाद मुझे कई बार लगा कि राजनीतिक लोग अपनी चकाचौंध और अपने एक स्टेटस के कारण अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी लगाएं जिसकी उम्मीद जनता और कार्यकर्ता हमसे कहते हैं। तो उस पे ज़्यादा ध्यान लगाने से शायद हम उन कामों को आसानी से कर भी जाते हैं, और नहीं तो कई बार ये होता है कि हम अपने स्टेटस के कारण, अपनी बाकी चीज़ों के कारण में हमारा जो मूल काम है और जो मूल विषय है उससे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ये आपका जो जवाब है ये बहुत सारे डायमेंशंस खोलता है कि हम एनर्जी वेस्ट भी कर देते हैं। बात सही है। सिर्फ राजनीति ही क्यों, अगर आपको लगता है कि जैसे वाजिद अली शाह के बारे में तो कहा जाता था वो इसलिए गिरफ्तार हुए कि जूतियां पहनाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे कि अरे कमबख्तों कोई तो जूतियां पहनाओ मुझे, तब तो मैं आगे बढ़ूं। आपने एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही कि राजनीतिक उस तरह का स्वभाव नहीं था। अब तो राजनीति का लंबा समय है। क्या वजह थी कि आपको ऐसा लगा कि उस तरह का, मैं ये नहीं कहूँगा आप राजनेता नहीं हैं, लेकिन राजनीति का वो स्वभाव जो बहुत पारंपरिक है वो आप में नहीं है। तो ये कुछ सलाह नहीं मिली घर से? पिताजी से भी कभी बात हुई इसको लेकर? उनका क्या सोच था, उनका क्या नज़रिया था? वो भी ऐसे ही थे, स्वभाव से स्ट्रिक्ट थे, अपने सिद्धांत के पक्के थे, लेकिन सहज ही रहते थे। उन्होंने भी अपने 4 बार सांसद रहे, शायद कभी कोई गार्ड साथ नहीं रहा, कभी कोई गाड़ी पे नेम प्लेट नहीं लगाई होगी, और वैसा ही उनका स्वभाव था। वो कई बार कहते थे कि कई हम पदों को अपने ऊपर इतना ना ओढ़ लें कि जब पद जाए तो हमें उसकी कमी खल जाए, इसलिए जैसे है वैसे रहें। दायित्व जितने दिन है हम दायित्व का निर्वाह करें। ये तय है कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, उसका दायित्व जाना ही है, तो हम उसके बाद भी हमारा जीवन वैसा ही रहना चाहिए जैसा दायित्व के समय था। हेमंत जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत कठिन बात है और बहुत आध्यात्मिक और गूढ़ बात भी है। इसमें गीता का दर्शन भी है कि आपको सिर्फ अपना काम करना है, ना आपको उस मोह में आवृत्त होना है, उसमें आपको डूब जाना है, और ना उस मोह से विरक्त होने पर आपको हाय तौबा मचानी है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपका गहरा क्या आध्यात्मिक रुझान भी है? नहीं, आध्यात्मिक नहीं, मेरा सोच है कि इंसान को कई बार कई जिम्मेदारी मिलती है, तो वो जिम्मेदारी का निर्वाह तो करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके कारण जो उसको एक सम्मान मिलता है, जो उसका एक रिस्पेक्ट बढ़ता है सोसाइटी में, तो उसमें कभी कभी वो इतना खो जाता है कि जब वो पद से वो चीज़ चली जाती है, जब उसका पद चला जाता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि
आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि जीवन में कई बार कई चीज़ें आती हैं जाती हैं, हमें जब जो काम मिले उसे करें, उससे उतना ही मोह करें जितना कि उस पद को उस पद के साथ जरूरी है न्याय करने के लिए, उतना ही उससे मोह करें। आप जब ये बात मुझसे कह रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि एक चिकित्सक जो होता है, हम जब उसके पास जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और हमें लगता है दुनिया की सबसे गंभीर समस्या है, कई बार ईश्वर ना करे किसी को दिक्कत हो। चिकित्सक बड़े निरपेक्ष भाव से देखता है, मतलब शरद जी ठीक हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम, कि मेडिसिन में दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए। आप मुझे ऐसे ही एक अध्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं जहाँ पदमोह नाम के रोग से घिरे हुए लोगों की भरमार है। माफ़ कीजिएगा, आप इससे अपरिचित नहीं हैं, तो राजनीति के हर कदम से जहाँ पद ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, यहाँ आप चाहें भी पद से अटैच हो जाना तो ये आपके हाथ में नहीं है। ये तय करने के लिए कुछ निरपेक्ष लोगों का एक समूह है, जिसमें पर्दे के सामने प्रत्यक्ष भी है, पर्दे के पीछे भी है। तो ऐसे में आप जब आसपास ऐसे लोगों का समूह देखते हैं जिनको पद चाहिए, जिनको वो चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते होंगे कि भैया माया महाठगिनी में जानी। देखिए, मानव स्वभाव है, जो राजनीति में है, जो कोई व्यवसाय में है, तो वो कोई ना कोई अपेक्षा लेके आए। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में है तो उसको लगता है कि मुझे इसमें अच्छा मुकाम हासिल होना है। राजनीति में तो स्वाभाविक सोचता है आदमी, अगर मैं समय दे रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं टॉप पे पहुँचूँ, क्यों ना वो अचीव करूँ जिसकी मुझे इच्छा है। उसके कारण कई बार वो काम कम करता है और उसकी उम्मीद ज़्यादा करता है। तो मेरा सोचना रहता है, अगर इंसान काम करे तो और उम्मीद कम करे तो हो सकता है वो जो चाह रहा है वो चीज़ उसे मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो उसे उस बात का कभी दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा कि मैंने तो चाहा ही नहीं था, इसलिए मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। आपके लिए एक स्लोगन और मैंने पार्टी में सुना कि सबके हेमंत, हेमंत जी सबके हैं, लेकिन पार्टी में अगर आप ढूंढिए कार्यकारिणी में तो हेमंत जी का कोई नहीं मिलेगा। तो ये भी आपने खुलासा कर ही दिया, जो आपकी शैली, जो बातें आपने बताई हैं कि बहुत न्यूट्रल और तटस्थ होकर आप चीज़ों को देखते हैं। देखिए, पार्टी में अगर कोई जिम्मेदारी मिली तो जो पार्टी में एक जो नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व जो चाहता है, जो लोग हमारी पार्टी में उन पदों के लायक हैं, उन सब पे हमें निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए। कई बार हम पद पे आते हैं तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति हमारा समर्थक होना चाहिए, जबकि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हर व्यक्ति में क्षमता हो, वो उस काम को करने लायक हो, और उसकी विचारधारा हमारे प्रति नहीं बल्कि पार्टी के प्रति हो। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी कितना भी बड़ा नेता रहे, वो जब तक पद पे है तो जैसे हमारे शरीर के साथ छाया दिखती है, और जब हम हट जाते हैं तो छाया भी उतनी तेज़ी से चली जाती है, वैसे ही हम जिस दिन उस दायित्व से हटेंगे तो कोई भी इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं होगा। इरले बिरले होंगे कि अटल जी जैसा होगा या मोदी जी जैसा होगा या महात्मा गांधी होंगे, सरदार पटेल, लेकिन बाकी लोग जितने जैसे ही पद से जाएंगे उतनी ही जल्दी उनके समर्थक भी छाया की तरह चले जाएंगे। और इसलिए जब तक हो उसका निर्वाह करो, जब नहीं हो तो उसको भूल जाओ। बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है कि जब संगठन का मुखिया बीजेपी के ये बात कहे और अनुभव जन्य हो वो बात, ऐसा नहीं है कि ये वो किसी दूसरे के अनुभव से ये बात कह रहे हैं। बीजेपी के लिए एक उपमा और मेरे जहन में आती है कि एक ऐसी बहुत सुंदर नदी जिसमें इस समय जल राशि विपुल है, चारों तरफ देखें तो एकदम स्वच्छ जल छल छल करके भरा हुआ है, लेकिन ये चुनौती भी है। आप इस जल का उपयोग करके बिजली बना लें, इस जल से बांध की सिंचाई कर लें तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा ये बांध का पानी भी बन सकता है। आप बीजेपी का आज जहां आप बीजेपी को देखते हैं, 2014 के बाद एक अलग बीजेपी इस मायने में है कि ये चुनाव जीतती है, चुनाव जीतना जानती है,
जन आकांक्षाओं को पहचानती है, फिर भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हमेशा रहती। क्या चुनौती आप देखते हैं और क्या सकारात्मक चीज़ें देखते हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा रहती है। जब दल के पास कार्यकर्ता नहीं रहते हैं, जनता में स्वीकारता नहीं होती है, तो उसके पास चुनौती होती है कि कैडर आए और जनता स्वीकारे। आज भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इस बात की नहीं है कि हमारे पास कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है या जनता में स्वीकारता नहीं है, बल्कि उस स्वीकार्यता को लगातार बनाए रखना, कैडर को संतुष्ट रखना, इतने बड़े कैडर को संभाल के रखना और सफलता लगातार मिले उसका प्रयास करना, मैं समझता हूँ ये चुनौती और भी बड़ी है। और इसका निर्वाह हम इसलिए कर पाते हैं कि निष्पक्ष भाव से सभी कार्यकर्ताओं को लेके चलें। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम सत्ता में लगातार हैं। कई सीटें हैं जो हम नहीं जीते, कई पोलिंग है जो हम नहीं जीते, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी हम नहीं हैं, कई समाज ऐसे हैं जो शायद हमारे दिल से दूर हैं। तो ये सबको भी नज़दीक लाना हमारा काम होना चाहिए। और इसलिए चुनौतियां तो हमेशा बनी रहती हैं। चुनौतियों को खोजना और उन चुनौतियों से से आगे बढ़ना ही हमारा काम होना चाहिए। तो मैं इसे आपका एक टास्क मानूं कि आप चुनौतियों को ढूंढते हैं और उनसे पार पाने की, उनसे आगे जाने की या उन पर सफलता पाने की कोशिश करते हैं। ये निश्चित, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप कितने भी सफल हो, अगर किसी बच्चे को 98% नंबर मिल जाए तो 2% की चुनौती है। तो चुनौती ढूंढना चाहिए। हमारे को क्या चैलेंजेस हैं वो हमें खुद ढूंढने चाहिए और उस चैलेंजेस से हम कैसे निपटें इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। तो मुझे ये भी लगता है कि आपके पास पूरा रोड मैप है चैलेंजेस का भी। निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में क्या चुनौती हो सकती है, क्या चैलेंज है हमारे आगे। हमें नगर पालिका के चुनाव हैं, पंचायत के, उसके बाद विधानसभा है, लोकसभा है। तो उन सब के लिए हमारे पास खाका तैयार है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। और भाजपा तो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है। इलेक्शन मोड है, लेकिन मैं देख भी रहा हूँ कि एक ऐसे प्रदेश में जहाँ 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार है, उसका प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हमसे ये कह रहे हैं कि भैया चैलेंजेस हैं और हमने उनको देखा है। ये वो बीजेपी है जिसको शायद हम उसकी सफलता के गान के पीछे उसके इस पक्ष को हम नहीं देख पाते जो ज़मीन पर अपने पैर टिका के मजबूती से आगे बढ़ता है। हेमंत जी, समन्वय भी एक ऐसा पक्ष है, समन्वय और अनुशासन में इन दोनों को जोड़ना चाहूँगा। जैसा मैंने पहले कहा कि पूरी पार्टी में ये चर्चा है कि हेमंत जी से मिलना बहुत आसान है, जो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पहली शर्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जितने आप नारियल की तरह कठोर दिखते हैं, या मैं उल्टी कहावत कहूँ कि नारियल का खोल हमें देखकर अंदर का सफ़ेद दूधिया पक्ष देखकर लगता है कितना स्वादिष्ट और मीठा है, लेकिन हम उसके ऊपरी को, लेकिन आपके साथ दोनों चीज़ें उतने ही कठोर हैं आप अनुशासन में। जितने भी नेताओं के रिश्तेदार और ये थे वो हटे, कोई भी घटना मध्य प्रदेश में घटती है किसी नेता की जिसमें आपको लगता है अनुशासन का पक्ष है, अगले दिन वो भोपाल होता है। इसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी में अनुशासन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मामले में एक सी कार्रवाई हो। कई बार लगता है हमारे कार्यकर्ता से कोई चूक हो गई है तो उसे समझाइश देना। कई बार लगता है कि बार बार बताने पे भी उनमें सुधार आ रहा तो बड़ी कार्रवाई करना। लेकिन अनुशासन बनाए रखना ये पार्टी की और हमारी जिम्मेदारी है, तो इस पे हम लोग लगातार काम करते हैं। दूसरा, आपने कहा समन्वय। देखिए, जब से सभ्यता है तब से लोगों का मन ईश्वर ने अलग अलग बनाया। हम ये नहीं मान सकते कि पहले समन्वय होता था, आज नहीं है। पहले भी इतनी चुनौतियां थी, आज भी हैं। ये आदिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन समन्वय स्थापित करने का काम लगातार करना चाहिए। हमें लगता है हमारी पार्टी के दो नेता शायद कम्युनिकेशन गैप के कारण, शायद कोई गलतफहमी के कारण आपस में दूर हैं, तो उन्हें एक करने का काम करना चाहिए। उन्हें साथ में बात करनी चाहिए, समझाइश देनी चाहिए और निष्पक्ष भाव से उनको एक करें
और उन्हें ये बताएं कि भाई आपका जो भी अस्तित्व है वो इस विचारधारा के कारण है, पार्टी के कारण है, और इसलिए अपने को पीछे रखो, अपने दल को आगे रखो। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे समन्वय ना होने के कारण हमारे दल को और हमारी विचारधारा को नुकसान। और ये आपने कर भी दिखाया बुंदेलखंड में। भूपेंद्र सिंह जी को और गोविंद सिंह जी को, जो ऐसा माना जा रहा था कि दो ध्रुव हो गए हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आपने न सिर्फ उन्हें साथ बिठा दिया बल्कि बढ़िया रात्रि भोज हुआ, डिनर हुआ। कैसा रहा वो अनुभव उन दोनों नेताओं के लिए भी? नहीं, मैंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दोनों से आग्रह भी किया, अध्यक्ष के नाते आदेश भी दिया, और कोशिश भी की कि दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के घर जाएं। और मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को तुरंत माना। दोनों एक दूसरे के घर भी गए, मेरे साथ पूरे दिन रहे, और दोनों ने मुझे कहा है कि अब आके भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम साथ चलेंगे और पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे। आपके 3 शब्दों पे मैं ठिठका, आग्रह भी किया, आदेश भी दिया और कोशिश भी की। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक डिक्शनरी है बीजेपी संगठन की। आग्रह भी किया, आदेश भी दिया और कोशिश भी की, और तीनों तरीके, जिसको कहते हैं कि हर पाने से आपने नट बोल्ट को टाइट किया, और ये समन्वय रूपी नट बोल्ट ऐसा कसा कि जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। काफ़ी वक्त जाता होगा हेमंत जी, क्योंकि मनुष्य का मन कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता है, कई बार कुछ घटनाएं बहुत बड़ी भी हो जाती हैं, और ये पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज बनती है, ख़ासतौर से संगठनात्मक अनुशासन और चुनावी प्रबंधन और अनुशासन की दृष्टि से। नहीं, देखिए, चुनावी मोड में जब हमें चुनाव के समर में जब हमें जाना रहता है तो हमें अब उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और इसलिए हम हर जगह मजबूत हो ये तो है ही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का आपस का समन्वय होना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छे मन से प्रयास करना चाहिए। अगर हम पार्टी की भावना को ऊपर रखे, अपनी विचारधारा को ऊपर रखे, हम लोग सब, मैं तो कहता मैं अकेला नहीं, हम सब पार्टी के नेताओं का फर्ज है कि जहाँ पे भी हमें दरार दिखे उसे दूर करने का काम करना चाहिए। जब सब कार्यकर्ता मिलके चलेंगे तभी हम उस मिशन पे पहुँच पाएंगे जिसकी उम्मीद हमारा नेतृत्व और आम जनता हमसे करती है। आपके एक सामाजिक पक्ष की भी बात मैंने सुनी कि आप जनप्रतिनिधि के नाते काफ़ी आपका प्रयास होता है कि लोगों की मदद हो, उनकी हेल्प हो, और ये भी मैंने सुना कि किसी पेशेंट को आपने काफ़ी आउट ऑफ वे जाके अपनी निधि से काफ़ी बड़ी राशि भी आपने, शायद वो कैंसर पीड़ित थे, और उनको आपने काफ़ी बड़ी राशि भी प्रदान की। और ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम नियमों में उलझ जाते हैं, इस सहायता कोष के तहत तो इतना ही दिया जा सकता है, जबकि पीड़ा अपार है, उसको कैसे बांधोगे आप 25,000, 50,000, 75,000 में? ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको भी किया, और हमने ये भी सुना है कि काफ़ी आप चैरिटी का भी आपका काफ़ी छिपाकर आप करते हैं ये सारी चीज़ें, जो स्वाभाविक है। मैंने देखा है आपको कि मीडिया से भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में यही भाव रहता है कि इन सब पर बात हो रही है भरा। लेकिन कैसे देखते हैं, क्योंकि ये मनुष्यता है, ये ह्यूमैनिटी है, ये होना ही चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं, तो अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, निधि तो अभी है, वो जो आप केस बता रहे हैं उससे मैंने व्यक्तिगत मदद की, निधि से नहीं की। अरे ओह, व्यक्तिगत इतनी बड़ी राशि आपने मैंने पास से की जी। और ऐसे मेरे अनगिनत किस्से होंगे। आप मेरे बैतूल जाएंगे, मैंने सुना, वहीं से ये बात आप पता चली मुझे। किसी से भी पूछेंगे, मेरा कोई विरोधी होगा उससे भी पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि इस मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटता जी। मेरे घर अगर कोई दुखी आया है और उसकी कोई समस्या है तो शायद ही मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ होगा कि मैंने उसे निराश करके भेजा होगा। ओह, बड़ी कमाल बात है।
तो मतलब मैं ये भी समझूं कि आप बहुत संस्थागत रूप से भी ये काम करते रहे हैं बरसों से। हाँ, मेरा शुरू से स्वभाव है। जब राजनीति में नहीं था तब भी मेरा प्रयास रहता था कि अगर कोई, कई बार उसको पड़ताल भी कर लेते हैं कि उसकी जो समस्या वो सही है कि नहीं, लेकिन अगर उसकी दिक्कत है, चाहे उसके बच्चे के एजुकेशन की है, चाहे उसकी हेल्थ की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, कोशिश करता हूँ कि उसका निकाल किसी भी हद पे जाके हो, लेकिन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है और आप इसका निर्वाह बरसों से कर रहे हैं। अभी आप किस तरह देखते हैं मंत्रियों के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन हो रहा है? एक अलग मुख्यमंत्री जी ने भी 2 साल पूरे होने पर कहा, डॉक्टर मोहन यादव ने, कि हमने एक नवाचार के तौर पर ये शुरू किया कि मंत्री खुद अपना रिपोर्ट कार्ड मीडिया के ज़रिए जनता के सामने रखें। बड़ा साहसिक फैसला है, क्योंकि आप आएंगे मीडिया के सामने, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक हर तरह के सवाल होंगे, तो जाहिर है इसमें आपकी भी भूमिका रही होगी। सब मिलजुल कर ही तय होता है पार्टी। किस तरह देखते हैं आप इस प्रक्रिया को? देखिए, सरकार ने 2 साल में बहुत अच्छा काम किया। कई बार हम उपलब्धियों को नीचे नहीं ले जा पाते, जिनको उसका लाभ मिलना है उन तक ये जानकारी नहीं रहती, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार की हर उपलब्धि, सरकार के हर काम को हम आम जन तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। 2 वर्षों को लेके वो प्रेस से भी मिले और मंत्रियों को भी निर्देशित किया कि आप भी अपने विभाग ने क्या अच्छा किया उसके बारे में बताएं। और जब हम प्रेस से बात करते हैं तो कई बार कुछ कमी है तो वो भी हमें पता लगती, तो हमें दोनों चीज़ों का आभास होता है। अच्छे काम हमारे जनता तक जाते हैं, और कहीं हमारी वर्किंग में कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि रह गई, तो उसके बारे में भी पता होता है। तो मैं समझता हूँ सरकार का ये अच्छा प्रयास है। और सरकार के ने, मैं उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा, इतने सारे काम किए, इतने सारे नवाचार किए कि उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि चौथे स्तंभ यानी मीडिया से आप जब सुनते हैं तो वो भी एक लर्निंग है, हमें मालूम पड़ता है कैसा होता है। आप भी जब भी प्रेस से बैतूल में, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, राजधानी में, जब भी कोई तीखा सवाल आता है, आलोचनात्मक सवाल आता है, तो उसको कैसे लेते हैं आप? सब मैं तो हर तरह के सवाल का स्वागत भी करता हूँ और सामना भी करता हूँ। क्या बात है। और कोशिश करता हूँ कि उसका सही जवाब दे पाऊँ। और मुझे लगता है कि परिस्थिति के कारण कई बार हम उस चीज़ को का जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जवाब नहीं दे पा रहे मतलब हम सही हैं, बल्कि अगर किसी पत्रकार ने, किसी ने ऐसी बात कही है जो सही में सोचने की है, तो निश्चित तौर पे उस पर विचार भी करते हैं और उस अनुसार अपने संगठन को और अपने आप को बदलाने का प्रयास भी करते हैं। यह भी आपका उत्तर पारंपरिक राजनीति के प्रतिमानों से बड़ा अलग हटकर है, और मैं इसका बहुत वेलकम करता हूं, क्योंकि आपने बहुत गहराई से इसका जवाब देने की कोशिश की है कि भले ही हम उत्तर ना दे पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सवाल मर्म तक नहीं पहुंचा है। कई बार राजनीति है, कलेवर है, उत्तर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम सोच रहे हैं और उसके निदान तक पहुंचेंगे भी। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक एक तरीका है। चुनाव की तैयारियां बीजेपी हमेशा करती है, और जब आप इतने इफ़िशेंट तरीके से खेलना शुरू करते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे याद आती है जो 80 के दशक तक अनचैलेंजेबल रही, 90 के दशक तक बल्कि, तो आपकी भी ये चुनौती है कि एक ऐसी टीम जो किसी कंप्यूटर की तरह हर काम अपना परफेक्ट करती है, लेकिन उसका जोश बना रहे, उसका वही लेवल बना रहे, बल्कि उसमें और वृद्धि हो। इसके लिए क्या सोचते हैं आप? मैंने पहले भी आपको कहा कि पार्टी में काम और चुनौतियों की कमी नहीं है, और लगातार ये बने रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सफलता हमें मिलती रहे, हम सफलता के शिखर पे रहें, तो हमारा काम भी बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाती है। और इसलिए आप देखिए, कई पार्टियां चुनाव के साल एक्टिव होती हैं,
चुनाव के समय एक्टिव होती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, राज्य का हो, जिले का हो, मंडल का हो, पूरे महीने कुछ ना कुछ हमारी संगठनात्मक गतिविधि चलती है, हमारी बैठकें चलती हैं, हमारे आंदोलन चलते हैं, हमारे विचार विमर्श चलते हैं, हम लोग लगातार काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी का एक ये बड़ा अंतर समझना ज़रूरी है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने को राग द्वेष से अलग रखते हुए पूरे समय एक परफॉर्मर की तरह झोंक कर रखती है। थोड़ा अलग हल्का फुल्का एक सवाल है मेरा कि अब तो आपकी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, ऐसे में घर परिवार के लिए समय कितना और क्या इसके लिए भी आपने, क्योंकि जितना मैं आपसे बात करके आपको परत दर परत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपने हर चीज़ के लिए बड़ा अच्छा वर्गीकरण कर रखा है, क्योंकि आपका अनुशासनात्मक पक्ष मुझे बहुत मजबूत प्रतीत होता है। इज़ इट ट्रू सर कि घर पर भी आप अपना इतनी व्यस्तता के बाद समय निकाल ही लेते हैं संवाद का, चर्चा का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सैटरडे संडे कोशिश करता हूँ कि अपने गृह जिले में रहूं, और मेरा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मेरा बेटे से, पत्नी से किसी भी विषय पे हम जो, क्योंकि सब वर्किंग है, मेरे वाइफ स्कूल चलाती है, बेटा इंडस्ट्री चलाता है, भतीजा है साथ में, ब्रदर है, तो हम लोग हफ्ते में 1 बार हमारी नहीं, बेटा ही है अभी, तो हम लोग बैठ भी जाते हैं, और बाकी तो फैमिली में जो समय देना है वो दे भी लेते हूँ। उसे थोड़ा सा अभी अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ा समय की कमी रहती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकें। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों से जो राजनीति में रह के अक्सर कई बार मैं उनकी पीड़ा देखता हूँ कि हम परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, परिवार को भी तैयार रहना चाहिए इसके लिए। कई बार माफ़ कीजिएगा, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी घर में ये बात कहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट को कभी भी किसी भी खबर से जूझना पड़ सकता है। आप लोग तैयार रहिए, हम शादी में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, जर्नलिस्ट का काम भी एक बड़ा अलग काम होता है। क्या कहेंगे आप ऐसे तथाकथित व्यस्त लोगों से? देखिए, राजनीति में पॉलिटिशियन लोग बहुत समय ऐसी चर्चाओं में निकाल देते हैं जिसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैं एक बार एक बूथ पे बैठा था, तो मेरे आने के पहले पुरानी बात बता रहा, वहाँ आधा घंटे बात चल रही थी कि फलानी हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, उसको लेके वो आधा घंटे से चर्चा कर रहे थे। तो मैं गया तो उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा यार 1 मिनट ठीक है, मैंने कहा जो विषय अपना नहीं, जो विषय केंद्र का है, अपन अवेयर रहे ठीक है, लेकिन तुमने पूरा समय काहे में जाया कर दिया वो चर्चा करने में जिसमें तुमसे कोई राय नहीं ले रहा और तुम्हारा समय गया। तो मैं कई बार पॉलिटिशियनों को बोलता हूं कि हम बहुत सा समय किसी के पक्ष में बात करने में, किसी को क्रिटिसाइज करने में और इस तरह के वार्तालाप में खराब कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। राजनीति में जिस विषय पे जब ज़रूरत हो तभी उतनी बात करो, बाकी समय साइलेंट रह के अपना काम करो। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बोले अपनी ड्रेस में हैं, घर की ड्रेस में हैं, बिना किसी टैंट्रम के, जबकि मैंने देखा है कि जैकेट्स बदलती हैं। मैं जाता हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें, आपका अपना शौक़ है, अपनी बातें हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, शरद जी ठीक है, चेहरा ठीक है, ये ठीक है ना, अपीयरेंस देख लो भैया, कैमरा कौन सा प्रोफाइल ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई बार हमारे कॉन्फिडेंस का आधार ये हो जाता है कि मेरी जैकेट कैसी है, मेरा ये कोट कैसा जा रहा है, मेरा अपीयरेंस कैसा जा रहा है, और उसमें अगर कोई भी कमज़ोरी हुई तो कॉन्फिडेंस पे असर आता है। आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल आधार नहीं बनाया इसका, अपने काम को ही आधार बनाया। क्या होता है, किसी इंसान की पर्सनालिटी कई तरह की होती है। एक होती है वो पर्सनालिटी जो दिखती है, वाह, जैसे हम सलमान से, अमिताभ से मिलते हैं जी, तो हमें उनकी पर्सनालिटी 2 घंटे इम्प्रेस करती है।
लेकिन जब हम लगातार किसी से मिलते हैं तो जो इंटरनल पर्सनालिटी है वही हमें इम्प्रेस करती है जी। और इसलिए आप लुक पे जाओगे, आप फेस पे जाओगे, तो हो सकता है आपको 1 घंटे बाद लगे कि कहीं ना कहीं चूक हो गई, लेकिन आपके इंटरनल पर्सनालिटी अगर आप विचारों से, अपने कामों से मजबूत रहोगे तो आपको कभी भी किसी तरह की इंटरव्यू के पहले किसी तरह के अपने को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंतरिक सौंदर्य जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसके साथी हो गए और आपके भीतर का मन उसके साथ जुड़ गया तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत गहरी बात है, बड़ी स्पिरिचुअल बात है। और मज़ेदार बात ये है कि आप ये सारी चीज़ों का अभ्यास पता नहीं किस उम्र से कर रहे हैं। 1-2 सवालों के साथ ख़त्म करूँगा बड़ा, लेकिन आज बहुत कुछ एक पॉलिटिकल फिलोसोफर की तरह आपको सुनने का भी मौका मिल रहा है। एक चीज़ हमने बड़ी सुनी, एक तो आपने ये बड़ा अच्छा काम किया कि मिनिस्टर्स आने लगे, कार्यकर्ताओं की सुनने लगे, ये बड़ी चीज़ थी। बड़ा कार्यकर्ता बीजेपी का बड़ा स्वाभिमानी होता है, उसको बड़ा कष्ट होता है कि बंगले पर गया और बैठा हुआ है और फिर घंटी बजती है, थोड़ी देर से भेजना, उसको बड़ा हर्ट होता है। लेकिन आपने एक प्रोसेस किया। अब हम ये भी सुन रहे हैं कि क्योंकि जो आपका बहुत रुझान है उस तरफ, सामाजिक सेवा की तरफ, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिकल चिकित्सा के लिए सहायता की ज़रूरत है, उनके लिए सांसद और विधायक बीजेपी कार्यालय में चिट्ठियां लेंगे और निर्णय करेंगे। इज इट ट्रू सर? नहीं, हमने विचार किया है, मैं खुद अपने यहाँ करता हूँ। एक मेरा स्टाफ भोपाल में रहता है जो बैतूल से आने वाले सारे पेशेंट को अटेंड करता है, हॉस्पिटल में उन्हें देखता है, उन्हें कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, रुकाने की हो तो उसकी मैं चिंता करता हूँ, किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करना है। ये काम विगत कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ और मेरा वो सफल भी है, क्योंकि किसी पेशेंट के परिजन के पास कोई का फ़ोन पहुँच जाए या कोई उसकी पराए शहर में चिंता कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ा संबल हो जाता है। तो हमने हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे डॉक्टर देशमुख हैं, उनसे हमारी बात हुई, आशीष जी और हम सब ने मिल के बात की, हमारे हितानंद जी, मुख्यमंत्री जी, हमने उन सबको बताया। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कार्यालय में हम कुछ इस तरह के हमारे स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स का समन्वय करके हम बैठाएं और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष अगर किसी पेशेंट को भोपाल भेजते हैं तो उसकी मदद हो जाए, सही हॉस्पिटल वो चला जाए, आयुष्मान में उसका इलाज हो जाए। यदि आयुष्मान नहीं है तो उसका पैसे उतने ही लगे जितना लगना चाहिए, उसके लिए हम हॉस्पिटल से बात कर लें, उसके रुकने की, भोजन की चिंता कर लें। भोपाल शहर में अभी हम ये शुरुआत करेंगे, अगर सफल रहा तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छा है। और डिग्निटी से मदद हो सर, गरिमा के साथ मदद हो, क्योंकि मदद मांगने वाला आता तो ज़रूर है लेकिन कई बार बहुत तकलीफ़ में होता है। कृष्ण ने जिस तरह सुदामा की मदद की, हो सके तो इस सिस्टम में, ख़ासतौर से अगर वो एक संस्थागत रूप में मदद हो रही है, संगठनात्मक रूप से बीजेपी कर रही है या सरकार कर रही है, तो उसमें बहुत डिग्निटी होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, 2028 पर निगाह जैसा आपने कहा, और बीजेपी के लिए तो कहा ही जाता है कि मंजिल पर ही नज़र रहती है 12 महीने 365 दिन। फिर भी जितना मैं आपको देख रहा हूँ एक धीर, गंभीर और अध्ययनशील राजनेता को, 2028 की चुनौतियाँ आपको क्या दिखती हैं? और एक ऐसी पार्टी को लक्ष्य केंद्रित रखना जो सफलताओं के घोड़े पे सवार है, आसान नहीं है। निश्चित तौर पे अगर हम लगातार सफल हो रहे हैं तो जनता की हमसे उम्मीदें भी हैं और थोड़ी भी कभी अगर हमारी रहती है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, और इसलिए हम लगातार अपनी कमियों पे काम करें, जनता की अपेक्षाओं पे काम करें। हम जनता के बीच में जब 2028 में जाएं तो 2023 से बेटर हमने क्या किया उन बातों को लेके जाएं, सरकार और संगठन के समन्वय के साथ जाएं, संगठन का कार्यकर्ता के साथ समन्वय रहे और कार्यकर्ता का आम जन के साथ समन्वय रहे। ये सब
चीज़ें अगर ठीक रहेगी तो 2028 में हमारे को चुनौती अवसर बन के आएगी। तो आप आश्वस्त हैं इसको लेकर कि इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा की सीटें भी आप इंटैक्ट रखेंगे जो आपके पास हैं, और जो संख्या बल है ये भी आप आगे भी जा सकते हैं और अच्छे नतीजों के लिए तैयार रहेंगे? आंकड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं। निश्चित तौर पे मैं आंकड़े में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा सफल हो, हमारी पार्टी लोगों की सेवा करते रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसके लिए हम पार्टी को मजबूत भी करेंगे। पार्टी आम जन की कोई भी समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करे, सरकार के पास हर वो बात पहुंचे जो जनता हमारे दल से अपेक्षा करती है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और हम 2028 में सफल हो, इसके लिए हमें जिस भी तरह जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम वो सब करेंगे और 2028 में पुनः पार्टी जीते, इसके लिए हम तन मन धन से सब मिलके काम करें। बहुत धन्यवाद हेमंत जी, और बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक जीवन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि जिन सपनों को लेकर आप आगे बढ़ें उन सपनों के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद। और आपने वक्त निकाला। मैं जानता हूं कि आप इंटरव्यू देने में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें कोई चुनौती आती है, लेकिन आप जानते हैं कि चरैवेति पर ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन फिर भी ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि आपकी बात मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष क्या सोच रहे हैं। तो ये भी एक दायित्व मैं विनम्रता से कहूँगा कि आपका है कि समय समय पर आप अपनी बात पहुँचाएँ। लेकिन मैं सिर्फ अक्सर इंटरव्यू के बाद मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जापानीज़ कविता हाइकू एक कविता होती है जो बहुत कम शब्दों में होती है। आपके लिए 3 शब्द मैं फिर कंक्लूड करते हुए बोलूँगा। देखिए, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के व्यक्तित्व को डिफाइन किया है हेमंत जी ने खुद अपने एक जवाब से। वो है आग्रह किया, आदेश दिया जो उनका दायित्व है, और कोशिश की। इन 3 शब्दों में न सिर्फ एक संगठनात्मक मुखिया की कार्यशैली समझ में आती है हमें, बल्कि इसको हम अगर अपने जीवन में भी देखें, अगर हम वरिष्ठ हैं परिवार में तो आग्रह करना छोटों से हमारा दायित्व है, आदेश देना हमारा बहुत दायित्व है जहाँ लगे कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही, और कोशिश बेहतरी के लिए हमेशा करना। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा। उनसे पूरे समय बात करके ये लगा कि वो अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट के एक विद्यार्थी बहुत मजबूत हैं। वो जानते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो उन्हें कोई भ्रम नहीं है। वो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने। गहरा अनुशासन, पार्टी के प्रति लगाव, सफलता, समृद्धि। तो इसीलिए उनके कदम बहुत सधे हुए हैं। वो अपना काम करने आए हैं, और जस की तस रख दीनी रे चदरिया, ये उनकी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ये सोच को, लेकिन वो जो बात कहते हैं वो इसी के निकट है, इसी के नज़दीक आती है। और आपको शायद बीजेपी की रीति नीति में ढले हुए ऐसे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मिल जाएंगे हेमंत जी की पीढ़ी के, जिन्होंने सिर्फ सीखा है तो यही सीखा है, दायित्व दिया गया उसे निभाइए, और अपेक्षा और मोह से दूर होकर अपने दायित्व को, अगला दायित्व है तो उसकी तरफ बढ़ जाइए। और जितनी बात वो कहते हैं कि परिवार के साथ समय, तो ये बताता है आप कितने भी व्यस्त हों, ये आपकी कमज़ोरी है कि आप अलग अलग वर्गीकरण करके सबके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।